दिल्ली का लाल किला महज एक किला नहीं बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मशीनरी का दिल था, जहां हर घंटा सत्ता, साजिश, इंसाफ, इबादत और शाही अनुशासन से बंधा था। यहाँ बादशाह सिर्फ ताज पहनकर नहीं बैठता था, वो साम्राज्य को अपने कंधों पर उठाकर चलता था। किस तरह औरंगजेब सुबह जनता के न्यायाधीश, दोपहर में सल्तनत के प्रशासक, शाम को गुप्त रणनीतिकार और रात में अपने ही महल के सबसे अकेले शख्स बन जाते थे। सवाल ये नहीं है कि औरंगजेब को इतिहास बुरा कहता है या अच्छा। सवाल है, लाल किले में एक दिन में 18 घंटे काम करने वाला ये बादशाह आखिर जीता कैसे था। आज हम बताएंगे मुगल बादशाह औरंगजेब की दिनचर्या। एक ऐसा दिन जो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर तय करता था। सुबह के 4 बजे लाल किले की दीवारें अंधेरे में डूबी हैं, लेकिन एक कमरे में रोशनी होती है। ये कमरा है मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का। जब दिल्ली सपनों की दुनिया में खोई रहती है, तब औरंगजेब अपनी जानमाज पर घुटने टेक चुके होते हैं। उन्होंने सोने चांदी की जगह सादे कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन रुकिए, अपने कमरे की दीवारों के पीछे ये सूफी जैसी सादगी महज 20 मिनट में बदल जाएगी, क्योंकि उनसे मिलने के लिए कोई इंतजार कर रहा है। औरंगजेब पायजामे के साथ एक लंबा कुर्ता यानी जामा पहनते हैं जो कमर पर लटकनों वाली डोरी से बंधा होता है। एक पगड़ी पहनते हैं जो मोतियों, रत्नों और जवाहरातों से सजी होती है। इसके अगले भाग पर एक कलगी लगी होती है। अपनी कमर पर एक जवाहरात जड़ित कटार लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं मुसम्मन बुर्ज। इस मुसम्मन बुर्ज से औरंगजेब आम जनता के सामने पेश होते थे। सैनिक, व्यापारी, बनिए, कारीगर और किसान हर सुबह नदी के किनारे इकट्ठा होते थे। नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़। सब चिल्लाते हैं, सम्राट की जय। यहाँ कोई सुरक्षा जांच नहीं है, कोई पास नहीं, कोई दरबान नहीं रोकता। फरियादी बस इतना करते हैं कि अपनी अर्जी ऊपर उठाकर दिखानी होती है, और रिकॉर्ड करने वाले क्लर्क तुरंत नोट कर लेते हैं कि फला ने कहा है कि उसका खेत जबरदस्ती छीन लिया गया है। बादशाह खुद कुछ नहीं कहते थे, वो सिर्फ देखते थे। 45 से 48 मिनट, न कम न ज्यादा, और फिर वो अपनी कुर्सी से उठते थे। लगता था दरबार शायद खत्म हुआ, पर असल तमाशा अब शुरू होता है। मुसम्मन बुर्ज में करीब 1 घंटा बिताने के बाद औरंगजेब सीधे दीवाने आम पहुंचते थे, जहां एक बड़ा दरबार लगता था। इस संगमरमरी झरोखे में बादशाह एक गद्दीदार सिंहासन पर जलवा अफरोज होते थे। उनके दाएं और बाएं राजकुमार और उनके कुछ पोते खड़े होते थे। शाही झंडा उठाने वाले सम्राट के बाईं ओर दीवार की ओर पीठ करके तैनात रहते थे। भरोसेमंद हिजड़े उनके पीछे खड़े होकर मक्खियां उड़ाते थे और मोर पंखों के बड़े बड़े पंखों से उन्हें हवा करते थे। बालकनी के ठीक नीचे सोने की रेलिंग से घिरी एक चौकी पर वजीर खड़ा होता था। हॉल का बाकी हिस्सा, जो चांदी की रेलिंग से घिरा होता था, सल्तनत के कुलीनों, राजाओं और राजदूतों और उच्च सैन्य अधिकारियों से भरा होता था। सभी अपनी अपनी रैंक के हिसाब से खड़े होते थे। उनकी निगाहें फर्श की ओर और हाथ आगे की ओर बंधे होते थे। दीवाने आम के सामने एक सुनहरे कपड़े की छतरी के नीचे, जो चांदी की सलाखों पर टिकी होती थी और चारों ओर से चांदी की रेलिंग से घिरी होती थी, उसमें मनसबदार, जागीरदार और दूसरे अहम लोग खड़े होते थे। बादशाह के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद दरबार का काम शुरू होता था। मीर बख्शी बादशाह को सैन्य अधिकारियों की याचिकाओं की सूचना देता था। वो उन लोगों की शाही हाजिरी में लाता था जो पदोन्नति के हकदार होते थे, और कुछ को प्रमोशन देने और दूसरों को नए पद देने के लिए बादशाह के हुक्म की गुजारिश करता था। फिर वजीर बादशाह के ध्यान में गरीबों और बेसहारा लोगों के मामले लाता था और विद्वानों और धर्मगुरुओं का परिचय कराता था। इसके बाद दूसरे विभागीय प्रमुख कागजात बादशाह के सामने रखे जाते थे। दरबार में रसूखदार अधिकारी राज्यों के सूबेदारों को पेश करते थे। शाही भूमि विभाग के क्लर्क अपने मुख्य अधिकारियों के जरिए अपने कई प्रस्तावों पर फरमान हासिल करते थे। शहजादों और मुख्य अधिकारियों के पत्र पढ़े या सुने जाते थे। फिर शाही अस्तबल के अधिकारी घोड़ों और हाथियों का प्रदर्शन करते थे, ताकि ये दिखाया जा सके कि वो ठीक से चारा पानी खा रहे हैं नहीं। सुबह 10 बजे से थोड़ा पहले औरंगजेब दीवाने खास पहुंचते हैं। यहाँ रंग बिरंगे कपड़ों वाले अमीर नहीं आते, कोई संगीत नहीं, कोई नाचने वाली लड़कियां नहीं। औरंगजेब ने उन सब पर पाबंदी लगा दी थी, बल्कि यहाँ कागजों के ढेर होते हैं। अफसर अपनी अपनी फाइलें लेकर खड़े रहते हैं और मीर बख्शी बताता है कि किस सूबेदार को पदोन्नति मिलनी चाहिए। दीवान रिपोर्ट देता है कि सूखा कहाँ पड़ा, और बादशाह लिखता है अपनी कलम से। और सबसे चौंकाने वाली बात, औरंगजेब गुप्त पत्रों के जवाब खुद लिखते थे, सूबेदारों को, यहाँ तक कि हरम में बैठी बेगमों तक। इन मसौदों की समीक्षा और सुधार औरंगजेब खुद करते थे। पत्रों को साफ सुथरा लिखवाकर हरम भेज दिया जाता था, ताकि शाही मुहर लगाई जा सके। शाही मुहर उनकी बड़ी बेटी जीनतुन्निसा के पास होती थी, जिन्हें बादशाह बेगम के नाम से नवाजा गया था। औरंगजेब ने किसी पुरुष को अपनी मुहर का भरोसा नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी पर उन्हें 100% भरोसा था।
जब औरंगजेब यहाँ बैठते थे तो उनके आसपास कोई तलवार नहीं होती थी, कोई हथियार नहीं होता था। शाही दान विभाग के प्रमुख जरूरतमंद लोगों के खास मामले सामने लाते थे। उनमें से ज्यादातर को नगद अनुदान, कुछ को जमीन और दूसरों को दैनिक वजीफा मिलता था। काबिल कारीगरों जैसे रत्न जड़ने वालों, मीनाकारी करने वाले वगैरह के कामों का निरीक्षण करने में थोड़ा समय बिताया जाता था। लगभग 11:30 बजे बादशाह दीवाने खास से निकलकर ऊंचे शाह बुर्ज में दाखिल होते थे। शाह बुर्ज वो मीनार जहां सिर्फ चुने हुए लोग जाते थे। इस कमरे में बिना बुलाए भीतर जाना मौत को बुलाना है। सबसे गुप्त काम यहाँ किए जाते थे और इसमें केवल औरंगजेब के बेटों और कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को ही बुलाया जाता था। सेवकों को बाहर खड़ा रहना पड़ता था जब तक कि उन्हें बुलाया न जाए। यहाँ कोई मिनट काउंटर नहीं होता। यहाँ घंटों बीतते हैं। मान लीजिए कोई गुप्तचर अफगानिस्तान से खबर लेकर आता है या कोई राजा विद्रोह की तैयारी कर रहा है। औरंगजेब फैसले यहाँ लेते थे बिना किसी गवाह के। हालांकि कभी कभी ये बैठक जल्दी भी खत्म हो जाती थी। यहाँ से निकलने के बाद दोपहर को बादशाह हरम में तशरीफ लाते थे, जहाँ वो जुहर की नमाज पढ़ते थे, फिर खाना खाते थे, फिर आधे घंटे की झपकी। लेकिन जागते ही वो बुलवाते थे उन फाइलों को जहाँ गरीब लड़कियों की शादी के लिए दहेज की मांग होती थी। रियाया की महिलाओं की फरियाद और शिकायतों का विभाग हरम में उनकी बेटी जीनतुन्निसा के पास था। औरंगजेब के खजाने से हर रोज सैकड़ों बेसहारा लड़कियों की मदद की जाती थी। कुछ विधवाओं को जमीन दी जाती थी, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन या दान, और उन लड़कियों को जो शादी के लिए बेहद गरीब थी, कपड़े और दहेज जेवर के साथ कुछ पैसे भी दिए जाते थे। लगभग दोपहर 4 बजे बादशाह अपनी असर की नमाज पढ़ता था। कभी कभी वो दोबारा दीवाने खास में जाता था, जहाँ थोड़े से समय में थोड़ा बहुत राजकीय काम निपटाया जाता था। शाम मगरिब की नमाज के बाद दीवाने खास को खूबसूरती से रोशन किया जाता था। सोने और चांदी के सांचों में खुशबूदार मोमबत्तियां और कीमती पत्थरों से जड़ी होती थी। इस सुंदर हॉल की चमक दमक में 4 चांद लगा देती थी। बादशाह शाहजहां के समय यहाँ संगीत और गायन की महफिल सजती थी, लेकिन औरंगजेब ने यहाँ संगीत और गायन पर पाबंदी लगा दी थी। इसकी जगह यहाँ कवि और शायरों की महफिल सजने लगी थी। बादशाह यहाँ लगभग 2 घंटे बिताते थे। इसके बाद इशा की नमाज के लिए सभा लगभग रात 8 बजे खत्म हो जाती थी और अगर कोई काम अभी बच जाता था तो औरंगजेब शाह बुर्ज में वापस लौटते थे। उनके साथ होता था सिर्फ मीर बख्शी या बड़ा वजीर। वो दिन के बचे हुए काम पर चर्चा करते थे, किसानों का बकाया टैक्स, कोई साजिश, कोई जासूसी रिपोर्ट। इससे दिन का काम पूरी तरह खत्म हो जाता था और इस तरह बादशाह का दिन भर का काम पूरा होता था। रात लगभग 8:30 बजे औरंगजेब हरम में चले जाते थे और लगभग 1 घंटे तक शाही परिवार की महिलाओं का हालचाल लेते थे। फिर वो अपने सोने के कमरे में पहुंचते थे, जहां किस्सा गोई के लिए और अच्छी आवाज वाले पाठक एक पर्दे के पीछे बैठकर यात्रा वृतांत, सूफी संतों और पैगंबरों की जिंदगी और अपने पूर्वजों के इतिहास पर आधारित रचनाएं ऊंची आवाज में पढ़ते थे। आखिरकार रात 10 बजे के बाद वो सो जाते थे और 6 घंटे की नींद का मजा लेते थे। तो कुछ इस तरह से जब औरंगजेब लाल किले में रहते थे तो उनकी दिनचर्या इस तरह से होती थी, सुबह से शाम तक की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।